Good morning, dear students. Today I am discussing about refraction of light through convex spherical surface. पिछले क्लास में उत्तल गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन देखे थे, जिसमें हम केस फर्स्ट लिए थे जब प्रतिबिंब क्या था, काल्पनिक। अब हम ले रहे हैं केस सेकेंड, जब हमारा प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम एक उत्तल गोलीय सतह ले लेते हैं। इस प्रकार से हम एक उत्तल गोलीय सतह ले लिए। इस उत्तल गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या हम कैपिटल R ले लेंगे। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष जो गोलीय सतह के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। हम इसे एक प्रधान अक्ष मान लेते हैं। प्रधान अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु, तो जैसे यहाँ पर हम कोई बिंदुवत वस्तु O मान लेते हैं, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होगी। तो एक प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं यह, जो इस वस्तु से आपतित हो रही है। तो यह प्रकाश की किरण गोलीय सतह के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। तो गोलीय सतह के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के अपनी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। फिर हम दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं जो गोलीय सतह पर इस प्रकार से आपतित होती है। तो इस प्रकार से आपतित हो गई। यहाँ पर ये इसका आपतन बिंदु हो गया। अब इस आपतन बिंदु पर क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। तो चूंकि यह गोलीय सतह है, यानी इसकी परिसीमा एक वृत्तीय पथ बना रही है, तो वृत्तीय पथ पर खींचा गया अभिलंब हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। यानी यहाँ पर हम जब अभिलंब खींचेंगे तो यह अभिलंब केंद्र से होकर गुजरेगी, जिसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र को हम C मान लेते हैं। अब फिर यह जो किरण है आपतित किरण, तो यह आपतित किरण विरल माध्यम से, यानी यह गोलीय सतह को हम सघन माध्यम मान लेंगे और गोलीय सतह के बाहर जो माध्यम स्थित है उसे हम विरल माध्यम मान लेंगे। तो ये हमारा सघन माध्यम हो गया। सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 ले लेते हैं। इस गोलीय सतह के बाहर जो माध्यम स्थित है उसे हम विरल माध्यम मान लेते हैं। तो यह एक विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक हम μ1 मान लिए। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो पिछले क्लास में हम देखे थे कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आई थी, लेकिन उस किरण का मुड़ाव थोड़ा कम था। अब हम क्या करेंगे, इस किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है उस किरण को हम ज्यादा मोड़ लेंगे। यानी यह प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो यानी जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आएगी तो इस प्रकार से मुड़ेगी। तो यहाँ पर यह दोनों किरणें, यह एक किरण हो गई अपवर्तित किरण, यह एक अपवर्तित किरण है। यह दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी वहां पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो चूंकि यहाँ पर दोनों अपवर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, अतः हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। इस बिंदु को हम मान लेंगे N। अब यहाँ पर यह एक आपतित किरण है, यह अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे I। फिर यहाँ पर यह अभिलंब है और यह अपवर्तित किरण है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण r मानेंगे। अब इसके बाद ये आपका
वस्तु हो गया, तो यहाँ पर हम बने कोण को अल्फा मान लेते हैं। ये आपका प्रतिबिंब है यहाँ पर, तो इस कोण को हम बीटा मान लेते हैं। और ये वक्रता केंद्र है, तो इस कोण को हम गामा मान लेते हैं। इस प्रकार से तो वस्तु से प्रकाशीय केंद्र की दूरी को हम वस्तु दूरी u मान लेंगे। प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R ले लेंगे। फिर प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी v मान लेंगे। इस प्रकार से हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और यहाँ पर μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा, क्योंकि जो माध्यम सघन होती है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। डायग्राम को हम एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे। मान लेते हैं, माना कि R वक्रता त्रिज्या का कोई उत्तल गोलीय सतह है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। गोलीय सतह के चारों ओर μ1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम स्थित है। गोलीय सतह के प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदुवत वस्तु O का प्रतिबिंब गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद बिंदु I पर प्राप्त होती है। यदि आपतन कोण i तथा अपवर्तन कोण r हो तो। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम से चलेंगे। स्नेल के नियम से चलेंगे तो sin i अपॉन sin r इक्वल टू μ2 बाय μ1। अतः आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण r अत्यंत छोटा है, इसलिए sin i अप्रॉक्स टू I तथा sin r अप्रॉक्स टू r होगा। चूंकि हम जो भी प्रयोग करते हैं वो सभी प्रयोग उपाक्षीय किरण के आधार पर होता है, और उपाक्षीय किरण प्रधान अक्ष के अत्यंत निकट से होकर गुजरती है, जिसके कारण आपतन कोण और अपवर्तन कोण अत्यंत छोटा हो जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं I अपॉन r इक्वल टू μ2 बाय μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, I इंटू μ1 इक्वल टू r इंटू μ2। इसको एज ए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम चलेंगे त्रिभुज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम त्रिभुज लेंगे NOC में, हम त्रिभुज लेते हैं NOC में। देखिए यहाँ पर डायग्राम में NOC, तो ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज NOC में, तो NOC में बहिष्कोण i होगा और सुदूर अंतःकोण अल्फा तथा गामा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे i इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। फिर चलेंगे त्रिभुज NIC में। यहाँ पर देखिए त्रिभुज NIC, जब हम यह त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण गामा होगा और अंतःकोण बीटा और r हो जाएगा। गामा इक्वल टू r प्लस बीटा, या यहाँ से हम r का वैल्यू ले लेते हैं, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। अब यहाँ पर I और r का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण 1 में I तथा r का मान देने पर, तो यहाँ पर I और r का मान देंगे, तो यहाँ पर I का मान देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इंटू μ1। यहाँ पर r का वैल्यू देते हैं, गामा माइनस बीटा इंटू μ2। अब अगर मान लें यदि अल्फा, बीटा तथा गामा अत्यंत छोटा हो,
जब अल्फा बीटा तथा गामा अत्यंत छोटा होगा तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज अप्रॉक्स इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा अप्रॉक्स इक्वल टू 10 बीटा तथा गामा अप्रॉक्स इक्वल टू 10 गामा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा तथा गामा का वैल्यू रख देंगे। जब इन सभी वैल्यू को रखेंगे तो हमें इक्वेशन आ जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 गामा इंटू म्यू1 इक्वल टू 10 गामा माइनस 10 बीटा इंटू म्यू2। तो ये वैल्यू हमें आ गया। अब हमें 10 अल्फा 10 गामा 10 गामा 10 बीटा इन सभी का वैल्यू रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से डायग्राम पर आएंगे। डायग्राम से देखते हैं। जैसे हमें लेना है 10 अल्फा, तो हम इस ट्रायंगल में आएंगे NOP। तो यह एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में 10 अल्फा लेंगे तो PN लंब हो जाएगा और PO आधार। फिर 10 बीटा अगर हम लेते हैं तो हमें आना पड़ेगा NIP में, यानी ट्रायंगल NIP। तो जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो इसका लंब PN होगा और आधार PI। फिर उसी प्रकार 10 गामा लेंगे तो इसका ट्रायंगल हो जाएगा NCP। जब हम इस ट्रायंगल में आएंगे लंब PN होगा और आधार PC हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डायग्राम से 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा का वैल्यू रखेंगे। तो पहले हमें 10 अल्फा का वैल्यू देना है। तो 10 अल्फा हो जाएगा PN बटे PO प्लस 10 गामा PN बटे PC इंटू म्यू1 इक्वल टू फिर 10 गामा PN बाय PC माइनस 10 बीटा PN बाय PI इंटू म्यू2। इस प्रकार से वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर हम PN क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से PN कॉमन हो गया तो ये आ गया 1 बाय PO प्लस 1 बाय PC इंटू म्यू1। यहाँ पर फिर PN कॉमन करेंगे 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI इंटू म्यू2। तो हमारा PN कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 1 बाय PO प्लस 1 बाय PC इंटू म्यू1 इक्वल टू 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI इंटू म्यू2। इसको क्या करेंगे, एज ए इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे। अब चिन्ह परिपाटी से चलेंगे। चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी, अब चिन्ह परिपाटी लेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के लिए सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो सभी दूरियां इस बिंदु P से मापी जाएगी और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी। यहाँ आपतित किरण इस दिशा में आपतित हो रही है, तो यानी PO वस्तु दूरी ऋणात्मक होगी, PC वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, PI प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी। तो हम चिन्ह परिपाटी क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। इसे लेंगे वस्तु दूरी PO ऋणात्मक होगी माइनस U
प्रतिबिंब दूरी PI धनात्मक होगी V। वक्रता त्रिज्या PC धनात्मक होगी R। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में मान देने पर, समीकरण 2 में मान देंगे 1/PO तो 1/-U प्लस 1/PC तो 1/R इंटू μ1 इक्वल टू 1/PC तो 1/R माइनस 1/PI तो 1/V इंटू μ2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा μ1/V माइनस प्लस μ1/R इक्वल टू μ2/R माइनस μ2/V। अब क्या करते हैं, μ2/V को इस तरफ ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, और μ1/R को उस तरफ ले जाते हैं। तो μ2/V यहाँ पर हमारा है माइनस μ1/U और μ2/V इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा μ2/V इक्वल टू μ2/R और μ1/R उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा μ1/R। इसको पलट के लिख लेते हैं, μ2/V माइनस μ1/U इक्वल टू, यहाँ पर R LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो इस प्रकार से हमें उत्तल गोलीय सतह में जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उस स्थिति में हमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध प्राप्त हो गया। अब एक बार हम पूरे डेरिवेशन को देख लेते हैं।